Hello students. Now I am going to start your new chapter, that is the quadratic equation. Quadratic equation. So let us first of all I will define the what is the quadratic equation. Algebraic expression of the form ax square plus bx plus c equal to 0, where a that is not equal to 0, a जो है 0 के बराबर नहीं है, b and c are real. यानी एनी अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन या आई कैन से एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. हालांकि पॉलिनोमियल आपके कोर्स से हट गया है, तो अब हम लोग डायरेक्टली इसको ऐसे ही पढ़ेंगे. एनी अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉन जीरो. ए जो है 0, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तब तो 0 मल्टीप्लाई होकर ये वाला टर्म ही खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉन जीरो एंड ए बी सी आर रियल नंबर. ये तीनों के तीनों ये क्या है? रियल नंबर होने चाहिए. ये तीनों रियल नंबर होने चाहिए. और ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए. नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए. और बाकी ये सब जीरो हो सकता है, ये सब चलेगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है. तो ऐसा कोई एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको आपने पॉलिनोमियल के चैप्टर में 9th क्लास में पढ़ा होगा. थोड़ा बहुत तो पढ़ाई है, थोड़ा बहुत क्या पूरा पॉलिनोमियल ही था. तो उसमें आप बहुत सारे पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल आपने पढ़ा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा, बाई क्वाड्रेटिक भी पढ़ा होगा. बहुत सारे टाइप के पॉलिनोमियल आपने पढ़े हैं. तो उसी में से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्चुअली क्या होता है? इक्वल टू सम कांस्टेंट या जीरो नहीं रहता. अगर जो इतना लिखा जाए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है? 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक तो डिग्री पर है. लेकिन इक्वेशन में इक्वलिटी साइन इन्वॉल्व हो जाती है. इक्वेशन का मतलब इक्वेशन तो वही होता है ना जहाँ इक्वलिटी साइन आए तभी इक्वेशन होगा. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और ये सी को कांस्टेंट बोलते हैं. और ये जो ए बी ये सब लिखे हुए हैं, ये ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी जो है एक्स का कोफिशिएंट. ऐसा फॉर्म जब होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे. ठीक है, इसके बाद बात आती है इसके रूट की बात आती है. सीधा सीधा रूट. इसको ये मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट या फिर जीरोस, रूट या जीरोस बोलते हैं, या जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. पॉलिनोमियल नहीं बल्कि रूट क्या होगा? लेट ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड रूट, या फिर इसी को जीरो बोलते हैं, ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा को जीरो या रूट तब करते हैं इफ एंड ओनली a इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा प्लस c दिस इज इक्वल टू 0.
यानी अगर आप x की जगह इस रियल नंबर को प्लेस कर दें, x क्या है, x क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, x अनडिटरमिनेंट है, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि कौन से रियल नंबर पर, यानी कौन सा इसका जीरो होगा, कौन सा क्या इसका रूट होगा। तो ये अगर किसी रियल नंबर को आप x की जगह रिप्लेस कर दें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसकी जगह रिप्लेस करने पर ये राइट हैंड साइड जो है ये पूरा का पूरा जीरो के बराबर हो, या फिर ये कह दें कि पूरा इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ जाए, तो उस नंबर को, उस रियल नंबर को उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट या फिर जीरो बोलते हैं। ठीक है, तो अल्फा रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड टू आर जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब ये होगा, जैसे मान लीजिए किसी ने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा दे दिया कि 2x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 3 और आपसे कह दिया जाए कि अच्छा x इक्वल टू -3 चेक करिए क्या इसका रूट है कि नहीं। तो आप क्या करें, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, यानी इस 3 को इधर लेके चले जाएं, या फिर अगर इधर नहीं लेके आते हैं, इधर जीरो ही रहता है, तो x इक्वल टू -3 को आप जहाँ x है उस जगह इसको रख दें। रखने पर जो राइट साइड लेफ्ट साइड में जो वैल्यू आएगी और जो राइट साइड में वैल्यू है दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल आ गया तो वो उसका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने राइट साइड में जीरो रखा है, इसलिए पूरा का पूरा लेफ्ट साइड में मैंने कहा है अगर ये इक्वल टू जीरो हो गया, क्योंकि मेरा राइट साइड में जीरो था जो मैंने इक्वलिटी की क्वेश्चन लिखा था, तो ये क्या बन जाएगा, इसी को हम लोग रूट बोलेंगे। चलिए, रूट हो गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पहचानते ही हैं, रूट को भी पहचानते हैं। जहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस रियल नंबर पे पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, उसी रियल नंबर को उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे। अब हमको क्या करना होता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जाम्पल है 1/x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू, कोई कह दिया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, हाँ बिल्कुल है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 5 इधर, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 को इधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर को इधर लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि ये ऐसा लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अच्छा, ये आपको लगेगा कि कांस्टेंट टर्म सी की जगह 2 है, लेकिन ये वाला टर्म में नहीं है। हाँ, तो ये वाला टर्म यहाँ नहीं है, लेकिन इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए, अब ये वाला ऐसा दिखने लगा इसकी तरह, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की तरह, तो ये बन गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल या ऐसा इक्वेशन, अलजेब्राइक इक्वेशन, जिसमें वेरिएबल जिसमें अनडिटरमिनेट जो x रहेगा उसकी मैक्सिमम डिग्री 2, वही होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें मैक्सिमम डिग्री 2 है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आइए सर, जीरो देख लिया हमने, जीरोज क्या होता है। इसके बाद आएगा मतलब अब आपको जीरोज निकालने के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है कि सो दैट x इक्वल टू 2 इज द जीरोज ऑफ, सो दैट x इक्वल टू 2 इज सॉल्यूशन का मतलब भी जीरो होता है, सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो कहा गया है कि इसको चेक करिए कि ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। तो कैसे चेक करेंगे, x इक्वल टू 2 की वैल्यू आप लेफ्ट हैंड साइड में रख दीजिए। LHS क्या है इसका, LHS है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो x की वैल्यू 2 यहाँ रख दीजिए, दिस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 प्लस 4, ये क्या आ जाएगा, 4 प्लस 4 8 माइनस 8 इक्वल टू 0 आ गया।
तो इस एक्सप्रेशन के लेफ्ट हैंड साइड में x इक्वल टू आपने 2 रखा, तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके बराबर हो गई? राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। तो देयरफॉर इट इज ए सॉल्यूशन। हम कहेंगे x इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन या फिर इसी को कहें रूट या फिर इसी को कहें जीरो, इज सॉल्यूशन ऑफ एबव इक्वेशन, एबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये इसका क्या है? सॉल्यूशन है। एक चीज और आपको बताना है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक से ज़्यादा रूट नहीं, 2 से ज़्यादा रूट नहीं हो सकते। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है थ्योरम। ये थ्योरम है, इसको कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। इस चीज़ को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा का ये सबसे बेसिक थ्योरम है कि जितने डिग्री का इक्वेशन होता है मैक्सिमम उस इक्वेशन के मैक्सिमम उतने रूट हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं, या मैक्सिमम का मतलब उसके बराबर या फिर उससे कम। अगर 2 डिग्री का इक्वेशन है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने डिग्री का होता है? 2 डिग्री का होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही होगी। और इसी तरीके से अगर क्यूबिक इक्वेशन होगा तो मैक्सिमम रूट कितने होंगे? 3, नहीं तो 3 से कम ही हो सकते हैं, 3 के बराबर या 3 से छोटा। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 2 रूट, क्योंकि उसकी डिग्री 2 है तो मैक्सिमम 2 रूट हो सकता है, या फिर 2 से कम 1 रूट, या फिर कोई रूट नहीं हो सकता। ये भी समझो, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव, ये लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। इस चीज को लिखें, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये n डिग्री के लिए है। तो वो क्या है? n डिग्री इक्वेशन, कोई n डिग्री का अगर कोई इक्वेशन होगा कैन नॉट हैव मोर देन n रूट, उसके पास n से ज़्यादा रूट नहीं हो सकते। ये 2 के लिए है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। तो ये नाम बता दें, कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास 2 से ज़्यादा रूट नहीं हो सकते। अच्छा चलिए इस बात को हम लोग प्रूव करते हैं कि कैसे इसको प्रूव करें। इसको प्रूव करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब ये है कि अब चूंकि स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स, हम मान लेंगे अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास 2 से ज़्यादा रूट है। कंट्राडिक्शन तो तभी देखेंगे कोई कंट्राडिक्शन मिलता है कि नहीं, कैसे मिलता है। हमने मान लिया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मोर देन 2 रूट्स। तो लेट पहली चीज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे a 0 नहीं है, ठीक है, क्योंकि a 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। एंड we assume that, अब यहाँ पे हम assume कर रहे हैं, we assume that there are more than two roots of this equation.
हमने मान लिया कि इस इक्वेशन के 2 से ज़्यादा रूट हैं, तो 2 से अगर ज़्यादा रूट हैं तो दो नाम ले लेते हैं। 2 से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? 2 से ज़्यादा 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। तो कम से कम हम कितना दिखाएं? 2 से ज़्यादा के लिए दिखाना है तो कम से कम हम 3 मान लेते हैं। कि मैंने मान लिया कि लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ax² + bx + c = 0। स्टेटमेंट था कि इसके 2 से ज़्यादा रूट नहीं हो सकते, कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट। लेकिन हमने ये मान लिया कि इसके 2 से ज़्यादा रूट हैं, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा। 2 से ज़्यादा लेना है तो 2 से ज़्यादा लेने का मतलब है कि आप 3 ले लीजिए। तो मैंने ले लिया अल्फा, बीटा एंड गामा। आप 4, 5, 6 चाहे जितने ले लें, तो कम से कम 3 के लिए प्रूव करेंगे, क्योंकि 2 से ज़्यादा तो मिनिमम, तो 2 से ज़्यादा लेना है तो मिनिमम ले लो, 3 ले लो। तो हमने 3 ले लिया, अल्फा, बीटा एंड गामा। हमने 3 ले लिया। एंड ये भी मान रहे हैं कि ये तीनों क्या है? डिस्टिंक्ट है। दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा आर 3 डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब होता है कि तीनों रूट अलग अलग हैं। मतलब अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा। मतलब ये होता है, ये डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि तीनों आपस में अलग अलग, क्योंकि अगर तीनों अलग अलग नहीं होंगे, कोई 2 इक्वल हो जाएगा। अगर मान लीजिए अल्फा, बीटा इक्वल हो गया, तब तो ये दोनों एक ही हो जाएंगे, और ये दोनों एक हो जाएंगे, और गामा तो 2 ही रूट हुआ ना, तब तो 2 ही हुआ। अगर तीनों इक्वल हो गए तब तो उसका एक ही रूट हुआ। तो इसलिए मैंने तीनों को क्या लेना है? डिफरेंट लेना है, कोई भी आपस में इक्वल ना हो, तभी 3 होंगे अलग अलग। तो हमने ले लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, और मान लिया कि इसके 2 से ज़्यादा रूट है तो मिनिमम हमने 3 रूट मान लिया। ठीक है, तो अगर ये तीनों रूट हैं, ये तीनों रूट हैं, तो रूट की डिफिनीशन है, ये इसको क्या करेंगे? स्पेसिफाई करेंगे। तो देन by definition of root, by definition of roots, a into alpha square plus b into alpha plus c equal to 0। पहला इक्वेशन होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अगर अल्फा रूट है तो आप x की जगह अल्फा को रिप्लेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये 0 हो जाएगा, सेटिस्फाई करेगा। बीटा भी रूट है तो बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। एंड a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। और इसी तरीके से गामा भी इसका रूट मैंने माना है, अल्फा, बीटा एंड गामा माना है 3, तो गामा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। एंड यहाँ मिलेगा a इंटू गामा स्क्वायर प्लस b इंटू गामा प्लस c इक्वल टू 0। चूँकि अल्फा, बीटा, गामा ax² + bx + c के अगर रूट है तीनों अलग अलग, तो तीनों अलग अलग इसको क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। पहले एक बार अल्फा लिखा, पहला इक्वेशन मिला, बीटा x की जगह बीटा लिखा, दूसरा इक्वेशन मिल गया, x की जगह गामा लिखा, तो तीसरा इक्वेशन मिल गया, ये गामा है। ठीक है, तीसरा इक्वेशन मिल गया। इसी तरह इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग क्या करते हैं? यहाँ से इक्वेशन 1 माइनस सेकेंड ऐसा निकालते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड। देखिए क्या मिलता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, पहले से दूसरे को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे a कॉमन मिल जाएगा, और यहाँ आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो b कॉमन मिलेगा, अल्फा माइनस बीटा प्लस b इंटू आ जाएगा यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे c माइनस c, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0। और यहाँ से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ये हो जाएगा a अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस b इंटू अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। टेकिंग द कॉमन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा मैंने कॉमन कर लिया, और यहाँ बचा a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस b इक्वल टू 0। ये ऐसा 0 हो गया। अब देखिए, चूंकि अल्फा
इज नॉट इक्वल टू बीटा है, अल्फा बीटा आपस में इक्वल नहीं है, तीनों अलग अलग थे, तो ये तो जीरो नहीं हो सकता। ये जीरो अगर हो गया, अल्फा माइनस बीटा अगर जीरो हो गया, तो यहाँ से पता चलेगा कि अल्फा इक्वल टू बीटा। यहाँ से यही पता चलेगा, अगर अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से पता चलेगा कि अल्फा इक्वल टू बीटा। लेकिन अल्फा और बीटा आपस में इक्वल नहीं थे, तो इसलिए ये जीरो नहीं है। अगर ये जीरो नहीं होगा तो जीरो कौन होगा? अगर दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, उसमें से कोई एक जीरो जरूर होना है, तो ये जीरो होगा। तो इट इम्प्लाइज दैट ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इक्वल टू जीरो, एंड दिस इम्प्लाइज व्हाट? ये इम्प्लाइज हुआ कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू यहाँ से निकलेगी दैट इज माइनस बी अपॉन, ये ऐसे मिलेगा, ऐसा मिल गया। सिमिलरली अभी मैंने इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को माइनस किया था, अब क्या कर सकते हैं? इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से थर्ड को या फर्स्ट से थर्ड किसी को भी माइनस करो। चलिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस थर्ड इसको लिखते हैं। तो आपके पास इक्वेशन होगा, आप लिखते रहिएगा, मैं तो लिख रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस थर्ड, तो सेकंड माइनस थर्ड कर देंगे तो आपको मिलेगा क्या? ए कॉमन होगा तो आपको मिलेगा ऐसा, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर प्लस बी कॉमन होगा, यहाँ मिलेगा बीटा माइनस गामा इक्वल टू जीरो। इसको फैक्टराइज कर देंगे, ए इंटू बीटा माइनस गामा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बीटा प्लस गामा प्लस बी इंटू बीटा माइनस गामा इक्वल टू जीरो। टेकिंग द बीटा माइनस गामा कॉमन, बीटा माइनस गामा मैंने कॉमन कर लिया, तो ब्रैकेट में बचे हैं ए इंटू बीटा प्लस गामा प्लस बी इक्वल टू जीरो। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ ये इक्वल टू जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया इक्वल बीटा माइनस गामा अगर इक्वल जीरो हो गया तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? गामा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। जबकि हमने लिया था नाइदर ए नार बीटा नार गामा, इसमें से कोई एक भी आपस में इक्वल नहीं है। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, नाइदर गामा इज इक्वल टू अल्फा, कोई भी आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं था। तो इस यहाँ से अगर इसको जीरो करेंगे तो ये बीटा इक्वल टू गामा आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो कोई एक जीरो तो होना ही पड़ेगा, तो इसको जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ से बीटा प्लस गामा मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या मिल जाएगा? माइनस बी अपॉन ए, वही चीज मिल जाएगी। यहाँ पर इसको हम मान लीजिए फोर्थ इक्वेशन कहते हैं और इसको फिफ्थ इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ से क्या मिला? यहाँ से हमको ये मिला कि बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी माइनस बी अपॉन ए है। तो फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ वी है, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको? देखिए दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा प्लस गामा, और ये कैंसिल हो जाएगा तो मिल जाएगा अल्फा इक्वल टू गामा, ऐसा मिल गया। लेकिन अल्फा गामा के इक्वल नहीं था, अल्फा बीटा गामा कोई भी इक्वल नहीं था। तो इसका मतलब ये जो मिला अल्फा इक्वल टू गामा, इसका मतलब क्या है? दिस शोज अ कंट्राडिक्शन, जो कि एक कंट्राडिक्शन को दिखाता है। मैं ऐसे लिख दूं, which contradicts the fact that which contradicts the fact that alpha is not equal to gamma। इसका जो है ये कंट्राडिक्शन है, क्योंकि शुरू में हमने तीनों को इक्वल नहीं लिया था। तो देयरफॉर हेंस ऐसा हर बार मिलेगा, ठीक है। आप किसी को भी फर्स्ट से थर्ड को माइनस करेंगे, किसी को भी कुछ भी करेंगे, या फर्स्ट से थर्ड को या थर्ड से इसको किसी को भी माइनस करेंगे, आपको या तो अल्फा इक्वल टू गामा मिलेगा या अल्फा इक्वल टू बीटा मिलेगा या बीटा इक्वल टू गामा, कुछ ना कुछ आपको हर बार मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि हर बार हम कंट्राडिक्शन पे पहुंचेंगे। हर बार कंट्राडिक्शन पहुंचने का मतलब ये है कि बार बार इसलिए हो रहा है क्योंकि शुरू में हमने जो माना है वही चीज़ गलत मान लिया है। हेंस आवर assumption इज रॉन्ग।
hence our assumption is wrong. हमारा assumption क्या है? गलत है. तो हमारा assumption क्या था? A quadratic equation है more than 2 roots. हमने यही मान लिया था अपने assumption में कि मान लिया था कि quadratic equation के पास 2 से ज़्यादा रूट. ये गलत है. तो गलत ये, अगर ये गलत है 2 से ज़्यादा रूट है गलत है, इसका मतलब 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते. Hence our assumption is wrong. तो therefore a quadratic equation, ये प्रूफ हो गया, a quadratic equation cannot have more than 2 roots. किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास 2 से ज़्यादा रूट्स नहीं हो सकते. ये बात क्लियर होगी? ओके, चलिए आइए अब बात आती है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जान गए, सॉल्यूशन क्या होता है, उसका रूट क्या होता है ये जान गए. ये जान गए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 से ज़्यादा रूट नहीं हो सकता, इसको प्रूव करके भी देख लिया. अब बात आएगी कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को कैसे फाइंड आउट करें. तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट फाउंड करने का मतलब रूट को निकालने का जो हमारे पास तरीका है, कई सारे तरीके हैं, जिसमें से एक मेथड है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड है बाय मेकिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर बना के, और कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही एक रिजल्ट निकल के आता है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको हम लोग सीधराचार्य फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला जानते हैं इस नाम से, इस फार्मूले से. तो बेसिक 3 ये फार्मूले हैं. कैसे? या तो हम उसको फैक्टराइज कर लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, लेकिन सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज नहीं हो पाएंगे. कुछ को हम लोग कर लेंगे आसानी से, कुछ थोड़ा मुश्किल से होंगे, और कुछ तो बिल्कुल नहीं हो पाएंगे. और दूसरी चीज़ बाय मेकिंग, दूसरा मेथड होगा कि बाय मेकिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर बना के हम उसका रूट निकालें. और तीसरा क्या होगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकालें, जो एक फार्मूला आपको बता दिया जाएगा, वो भी बाय मेकिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही निकल के आता है. उस फार्मूले को आपको बता देंगे, उस फार्मूले से, या जिसको सीधाचार्य फार्मूला कहते हैं उससे निकालें. तो ये हमारे पास 3 बेसिक मेथड होंगे. बाकी और भी तरीके होंगे. कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म नहीं दिया रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा, या बाय क्वाड्रेटिक दिया रहेगा, हो सकता है उसको कुछ सब्स्टिट्यूशन करके क्वाड्रेटिक बना लिया जाए. तो ऐसे और भी तरीके हम लोग सीखेंगे एक एक करके. लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड. किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एग्जाम्पल से ही सारी बातें क्लियर हो जाएंगी. क्या करेंगे, क्या करना है फैक्टराइजेशन मेथड. तो क्या है, मैंने आपको बताया कि अब हमारा काम क्या है पूरे चैप्टर में, टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमारा वर्क यही है टू फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन खोजना या उसी को प्राप्त करना ही हमारा क्या है, काम है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा भी होगा उसको, उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे. इसके लिए हमारे पास 3 मेथड है. पहला बाय फैक्टराइजेशन, ये भी आपने 9th में सीखा है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड. ये मेथड आपने सब सीखा हुआ है, यहाँ पर भी देखेंगे. दूसरा बाय मेकिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि इसी से मिलके आएगा. तो थर्ड है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो एक एक करके पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल पहले इससे करते हैं, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे.
तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एक एग्जाम्पल के द्वारा। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। तो ये जान लीजिए कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बेसिक 3 तरीके होंगे आपके पास, या तो फैक्टराइजेशन से, या मेकिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर, या कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते हुए, या परफेक्ट स्क्वायर बनाते हुए, और या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें एग्जाम्पल। तो पहले फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, क्योंकि ये मेथड आप जानते हैं। जैसे क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। एक्स स्क्वायर -2x - 3 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके इसके रूट्स निकालने हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड में करते क्या है, आपको बताते हैं ax² + bx + c = 0। फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग सबसे पहले क्या काम करते हैं, जो x² का कोफिशिएंट है a और जो कांस्टेंट टर्म है c, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। a × c को मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद एक्चुअली इसको कहते हैं, फैक्टराइजेशन का ये जो तरीका है, ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, जो मिडिल टर्म है हमारा, जो x का कोफिशिएंट है, इस टर्म को स्प्लिट करते हैं। उसके बाद इसको मतलब स्प्लिट करने के बाद ही ये फैक्टराइज हो पाता है। तो बताया मैंने कि सबसे पहले क्या करेंगे, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपको नंबर मिलता है, उसके 2 ऐसे फैक्टर निकालेंगे, m और n। 2 ऐसे फैक्टर निकालेंगे जब कि दोनों का सम किसके बराबर हो, ये बीच वाले टर्म के बराबर। दोनों का सम क्या हो, बीच वाले टर्म के बराबर। या ये भी ध्यान देना है कि अगर a × c का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव, a × c का मल्टीप्लिकेशन क्या है, नेगेटिव। अगर a × c का मल्टीप्लिकेशन एक नेगेटिव नंबर आता है, तो हम ऐसे 2 फैक्टर्स निकालते हैं इसी नंबर के, जो मल्टीप्लाई होके आएगा, उसके ऐसे 2 फैक्टर निकालेंगे जिनका डिफरेंस ये बीच वाला नंबर हो। बीच में क्या लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है। इसके साइन पे ध्यान नहीं देंगे, जो बीच पे नंबर है उसी पर ध्यान देंगे। अब क्या करेंगे, अगर a × c निगेटिव आ गया, तो उस नंबर का ऐसा 2 फैक्टर ढूंढिए जिसका डिफरेंस क्या हो, ये b हो। और अगर a × c पॉजिटिव आ गया, तो उस नंबर के ऐसे फैक्टर ढूंढिए जिसका सम क्या हो, ये b हो, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर वही हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में इसको फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले इसका जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे 1 लिखा हुआ, इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, -3 से। 1 × -3, यहाँ पे ये जो माइनस लिखा हुआ है, इस साइन के साथ ही 1 को, जो साइन है उसके साथ 1 × -3 कितना आ गया, ये तो -3 आएगा। और मैंने बताया कि अगर निगेटिव आ जाए, अगर a × c का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव आ जाए, यानी a × c अगर <0 हो, तो हमको यहाँ पे 2 नंबर का डिफरेंस खोजना पड़ेगा। और अगर a × c पॉजिटिव हो, तो हमको 2 नंबर का सम खोजना पड़ेगा, जो किसके बराबर हो, ये मिडिल वाले टर्म के बराबर, b के बराबर। ये फोटो आप देखेंगे आपको समझ में आएगा। सबसे पहले a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये नेगेटिव आया तो इसके ऐसे 2 फैक्टर्स निकालिए a × c के, जिनका डिफरेंस ये मिडिल वाला टर्म आ जाए b। और अगर ये पॉजिटिव आ गया, तो इसके ऐसे 2 फैक्टर्स निकालिए जिसका सम मिडिल वाला टर्म आ जाएगी, m + n = b के बराबर हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन के लिए हम देखेंगे -3 आ चुका, ठीक है। अब -3 के ऐसे 2 फैक्टर्स, और यहाँ पे क्या है 2, तो इसका मतलब हमको -3 को फैक्टराइज करेंगे, इस नंबर को फैक्टराइज करेंगे, इस माइनस को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको भूल जाइए, केवल इसको फैक्टराइज करिए, 3 को फैक्टराइज करिए। माइनस साइन केवल यही डिनोट करना है कि मुझे डिफरेंस देखना है, क्या देखना है, डिफरेंस। तो 3 का ऐसे 2 फैक्टर निकालिए जिसका डिफरेंस ये बीच वाला नंबर, इसको भी भूलना है, ये साइन भूल जाना है, केवल बीच वाला नंबर मिले। तो 3 का ऐसा 2 फैक्टर, एक 3 हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा। तो देखिए 3 × 1 3 ही आएगा, और 3 और 1 का डिफरेंस ये बीच वाला टर्म 2 आ जाएगा। बात समझ में आई? अब इस चीज को कैसे लिख लेंगे, देयरफॉर इट इज रिटन एज x² - इस 2 की जगह लिख देना है यही 3 - 1 डिफरेंस, 3 - 1 x
-3 इक्वल टू 0, जैसा लिख लिया। अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ माइनस है, -3 माइनस भी मल्टीप्लाई होगा और x भी मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा x स्क्वायर -3x, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x मल्टीप्लाई बाई x, और यहाँ -3 इक्वल टू 0, ऐसा होगा। अब क्या करेंगे, पेयरिंग करें, इन दोनों के एक साथ कर लीजिए, इन दोनों के एक साथ कर लीजिए। इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, कुछ कॉमन निकालेंगे। कॉमन x दिख रहा है, दोनों फैक्टर में x कॉमन कर लीजिए। x -3 एक ब्रैकेट में बचेगा, यहाँ पर x -3 है तो +1 कॉमन, +1 कॉमन करेंगे, x -3 हमको दूसरे ब्रैकेट में हमको बचेगा इक्वल टू 0। x -3, अब दोनों ही टर्म में x -3 कॉमन है, r we take common x -3, तो we are left with x + 1 in other bracket, this is equal to 0। अब क्या करना है, अब देखिए दो ब्रैकेट में यहाँ पे एक रियल नंबर है, यहाँ पे एक रियल नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0 के बराबर है। तो या तो दोनों 0 होंगे या तो इसमें से कोई एक 0 होगा। तो if x -3 इक्वल टू 0, x -3 इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। एक रूट ये हो सकता है, x इक्वल टू 3, एक रूट ये हो जाएगा। एंड इफ अगर दूसरा वाला फैक्टर 0 होगा, x + 1 इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज x इक्वल टू -1, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो यही तरीका होगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने का। चलिए दूसरा कोई एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। देखिए x² + 2 √3x + 3 = 0। तो देखिए अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, ऐसा नहीं है बहुत आसानी से आप फैक्टराइज कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन मैंने उठा लिया है, ये क्वेश्चन है, सलूशन निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वेश्चन है x² + 2√3x + 3 इक्वल टू 0, ये ऐसा है, इसको फैक्टराइज करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले x² का जो कोएफिशिएंट है a, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे +3 था, ये तो 3 आ गया, इसका मतलब हुआ +3 पॉजिटिव आया है। इसका मतलब अब इस 3 के ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं जिनका सम ये मिडिल वाला टर्म है, जिनका सम क्या हो, मिडिल वाला टर्म हो, सम। अच्छा मिडिल वाला टर्म क्या है, 2√3 है, तो ये 2√3 है, इरेशनल नंबर जैसा। तो ये ऐड तब होगा जब दोनों टर्म में √3 रहा हो, तभी तो ऐड हो सकता है। नहीं तो अगर एक रियल नंबर ले लें और एक इरेशनल नंबर ले लें, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये ऐसे ही बना रहेगा 3 + √3। लेकिन ये ऐड होकर 2√3 हो गया है, इसका मतलब दो अलग अलग, इस 3 के दो अलग अलग पार्ट, एक √3 लेने, एक √3 लेने। इसको फैक्टराइज करने का मतलब, इसका मतलब एक फैक्टर √3 देखो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिल जाएगा, और जब दोनों का सम करेंगे √3 + √3 दिस इज इक्वल टू 2√3, ऐसा मिल जाएगा। सम तो लेना ही था, बस समझ में। तो देखिए इस 3 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो फैक्टर्स सिर्फ आपको होल नंबर ही नहीं देखना है, आपको इरेशनल नंबर में भी जाना पड़ सकता है। जरूरी नहीं है कि फैक्टर आपको, जैसे 3 का फैक्टर आप कहेंगे सर 1 और 3 का फैक्टर तो 1 और 3 के अलावा कोई नहीं हो सकता। हाँ होल नंबर में और कोई नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग इरेशनल नंबर में अगर उसको फैक्टराइज करने की कोशिश करें, इरेशनल नंबर में, तो √3 × √3 लिखा जा सकता है, ठीक है, 3 को। और देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, और दोनों का सम करेंगे तो बीच वाला टर्म मिलेगा। तो बस अब क्या करना है हमको, इसको स्प्लिट कर देना है। दोनों फैक्टर मिल चुके हैं √3 और √3, तो कैसे स्प्लिट कर देंगे, x² + 2√3 को लिखेंगे √3 + √3 × x + 3 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दीजिए, r x² + √3x + √3x + 3 इक्वल टू 0। इन दोनों फैक्टर को एक साथ, इन दोनों टर्म को एक साथ करेंगे, यहाँ से x कॉमन मिलेगा, टेकिंग r
taking the common x from these two terms, we have x plus root 3 in the bracket, and plus here I can take the common root 3. Root 3 I am taking the common root 3. Then we are left with only x plus, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो 3 का मतलब है कि रूट 3 का स्क्वायर. 3 का मतलब होता है रूट 3 इंटू रूट 3. 3 की जगह रूट 3 इंटू रूट 3, एक रूट 3 कॉमन हो जाएगा तो एक बचेगा यहाँ, तो ये हो जाएगा प्लस रूट 3 इक्वल टू 3. नाउ इन दिस टू फैक्टर वी सी दैट x plus root 3 is common. I am making common x plus root 3 and we are with x plus root 3 in another bracket, x plus root 3 equal to 0. तो ये या तो इस ब्रैकेट को 0 करिए, दोनों सेम ब्रैकेट है, x plus 3 का स्क्वायर भी हो गया, x plus root 3 का होल स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं. तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0. दिस इम्प्लाइज दैट अगर इसको 0 करेंगे, if x plus root 3 equal to 0, it implies that x is equal to minus root 3. और दूसरा ब्रैकेट भी यही है, तो वहाँ से भी x की वैल्यू यही मिलेगी माइनस रूट 3. यानी इसका केवल एक ही रूट होगा और वो क्या है, माइनस रूट 3. इसके बाद मैं आपको और भी क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा फैक्टराइजेशन मेथड पे, और फिर बताऊंगा कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे सॉल्व करते हैं. आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.